बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके जो एडिटोरियल्स हैं उनका करेंगे एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड टुडे इज़ 29 ऑफ जुलाई 2026। ये है बेटा जो हमारा अपना न्यूज़पेपर जो होता है डॉन का, उसके जो एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। बाकी तो न्यूज़ होती हैं लेकिन ये होता है मेन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आप समझ सकते हैं रिक्वायर्ड होता है। अब ये इसमें होता क्या है, बस न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं दे नो वेरी वेल, इसको बहुत अच्छे से वो जानते हैं समझते हैं, लेक्चर्स वो ले रहे हैं। एडिटोरियल्स का सेक्शन होता है ये वाला 1, 2 एंड 3 एडिटोरियल्स होते हैं। और दूसरा ये वाला जो सेक्शंस होता है इसको ओपिनियंस का सेक्शन कहते हैं और इसके अंदर 4 एडिटोरियल्स होते हैं और ओपिनियंस होते हैं, सॉरी। ठीक हो गया। अब ये जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है इसके 3 एडिटोरियल्स होते हैं। इनको हम डेली जो है इसका लेक्चर रिकॉर्ड किया जाता है और आपको डिलीवर किया जाता है। जो पेन ग्रेविटी की एप्लीकेशन है वहां पर भी ये लेक्चर आपको डेली डिलीवर किया जाता है और उसके साथ ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डिलीवर कर दिया जाता है। एप्लीकेशन पर जाने का आपको 2 बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1 बेनिफिट ये होता है कि वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाता है एंड सेकंड आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको वहां पर पूरा कोर्स एक ऑर्गेनाइज तरीके से मिलता है। आप जब चाहें उसको ओपन करें और आप उसको देख सकते हैं। YouTube के ऊपर ज़ाहिर है जैसे ही नए लेक्चर्स आते हैं, पुराने लेक्चर्स जो हैं आपको पता है उसका अपना एक एल्गोरिथम है, अपनी सेटिंग्स हैं। तो आई रिकमेंड कि आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वाले एडिटोरियल्स जो हैं, इनकी कोई पेमेंट नहीं है, आप इनको फ्री ऑफ सुन सकते हैं। ठीक है। सेकंड बेटा जो सेक्शन है ओपिनियंस का है, जिसके अंदर 4 ओपिनियंस होते हैं। इनको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और हम ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से ये आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास पूरा डाटा 2024 का 2025 का भी मौजूद है। 2026 के अंदर हमारी कुछ हम लोग कोर्सेज की रिकॉर्डिंग की तरफ मूव कर गए, जिसकी वजह से थोड़ा हम नहीं इसको कर पाए, लेकिन इसको अब दोबारा से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो आपका अगस्त का ओपिनियन का सेक्शन है इसकी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी IPRA जर्नल जो 2026 का फर्स्ट जर्नल है, साल में आपको पता है ये 2 आते हैं, तो फर्स्ट लॉन्च हो चुका, उसके हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए और उसको भी हमने पोर्टल पर रख दिया। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आपने वेबसाइट हमारी ओपन करनी है पेन ग्रेविटी की, वहां पर इसके अंदर आपको पूरा डाटा जो है ओपिनियन एनालिसिस का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैगजीन मिल जाएंगे और ये लेक्चर्स होंगे। यहाँ पर पीडीएफ्स नहीं सिर्फ होंगे, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है। और पेन ग्रेविटी एप्लीकेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड करें कि डाउनलोड करें कि आप लोग फिर इन लेक्चर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी देख सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो 2024 के लेक्चर्स भी मौजूद हैं, 2025 के ओपिनियंस भी मौजूद हैं और 2026 की रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर जो है इसके साथ व्हाट्सअप लिंक अटैच है, वहाँ पर आप क्लिक करें और फोकल पर्सन से कोई भी डिस्कशन है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं जो आज का हमारा एडिटोरियल्स हैं। एडिटोरियल्स बेटा इसके अंदर 3 एडिटोरियल्स जिस तरह मैंने डिस्कस किए। एक आज डिस्कस किया जा रहा है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के रेलिवेंट्स में। ठीक है। वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड इकोनॉमी, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट लिंक करते हैं। ये वाला जो है इसके ऊपर हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे बिकॉज इसके अंदर जो डाटा है, क्योंकि हमारा कोशिश ये होती है कि जो डाटा जितना ज़्यादा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रेलिवेंट है उसको उतना ज़्यादा टाइम दिया जाए। ठीक है। एडिटोरियल्स और ओपिनियंस में डिफरेंस भी यहाँ पर हल्का सा बता देता हूँ बेटा। एडिटोरियल्स होते हैं वो कंपनी लिखती है, जैसे ये डॉन के हैं तो डॉन इसका रिस्पॉन्सिबल है, उसने लिखे हैं। ओपिनियंस जो है वो राइटर्स लिखते हैं, जैसे ये मलिहा लोधी है, यहाँ पर राइटर्स की आपको पिक्चर्स नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पर जो डाटा मौजूद होता है उसका रिस्पॉन्सिबल राइटर होता है। राइटर उसका जवाबदेह होता है कि उसने जो यहाँ पर डाटा लिखा है उसके प्रूफ वो दे। एडिटोरियल्स होते हैं वो कंपनी लिखती है, जो न्यूज़पेपर है वही लिखता है वो। ठीक है जी। तो चलें शुरू करते हैं जी। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस 3 फेजेस के अंदर आपका
ये डिस्कस किया जाएगा। नंबर 1 आपको मैं मेन आइडिया दूंगा कि मेन आइडिया क्या है, इसके अंदर आखिर राइटर ने इसको लिखा क्यों। नंबर 2 में मैं आपके साथ डिटेल्स डिस्कस करूंगा और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को सामने रख के हम अपने एग्जाम की तरफ जाएंगे कि क्या जो ऊपर बातें की हैं ये सिर्फ बातें ही हैं या कहीं पेपर में, इंटरव्यू में, कंप्यूटर एग्जाम्स में कहीं मदद भी करेंगी, कहीं यूज भी होंगी हमारी। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझने से पहले इन दोनों को समझेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, अच्छा, तो पहली मेन बात क्या है कि आइडिया क्या है। आइडिया से मुराद होता है कि उसने क्यों लिखा। लिखते वो उस वक्त है जब कोई न्यूज आती है। तो न्यूज क्या आती है? न्यूज ये आती है कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं 2026 के, और मुस्लिम लीग नवाज जो है उसने लीड ली है, उसको यानी कि बर्तरी हासिल है वहां पर। इस चीज को लेकर राइटर इलेक्शंस लिखता है और उसका क्रिटिकल एनालिसिस करता है। अब आ जाते हैं अगली बात पर कि वो लिखता क्या है। लिखता है बेटा, इसके अंदर मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी आपको क्रक्स बता रहा हूं। 2 चीजें जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो वो ये लिखता है कि जो इलेक्शंस हैं इनको फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अब ये वो वर्डिंग है जो आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस्तेमाल करनी है। बेटा जब आप पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो जो अच्छे अच्छे अल्फाज आते हैं उनको आप अलहदा से निकाल के लिख लिया करो। जैसे बेटा मैं यहां पर ये दिखाता हूं आपको, अब फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। अब ये वो वाले वर्ड्स हैं, इनको अगर आप सिर्फ आगे ना जाएं, इसको निकाल के अपने नोटबुक के ऊपर लिख लें। अब जब भी आप इलेक्शंस की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो अगर आप अपना सेंटेंस इन अल्फाज से शुरू करते हैं तो इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। अब वो बच्चा जो सादा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि इलेक्शन जो होने चाहिए वो फ्री होने चाहिए, एक बच्चा लिखता है फ्री फेयर होने चाहिए, एक कहता है फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और असल में राइटिंग में यही प्रॉब्लम आती है कि हमें एक्यूरेट वर्ड्स नहीं मिलते, कि जब हम राइटिंग करते हैं तो जिसे हम कहते हैं ना प्रॉपर वर्ड्स का हमें पता नहीं लगता कि हमने प्रॉपर वर्ड कहाँ से कहाँ पर कौन सा लिखना है। तो यहाँ पर ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी और उसके साथ कंसेप्ट्स। देखिए कंसेप्ट एक बच्चे के पास है, उसके जहन में सारी चीजें हैं कि डेमोक्रेसी को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्शंस क्या किस तरह से हो रहा है, जो पॉलिटिक्स में क्या है, वो खबरें सुन रहा है, वो पढ़ रहा है, सब उसे पता है। लेकिन जब वो अल्फाज पेपर पे शिफ्ट नहीं कर सकेगा तो जीरो हो गया, और ऐसे में इसीलिए ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। बहरहाल वापस आते हैं, आपने बेटा ये फाज अपने पास लिख के रख लेने हैं। अ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। मैं ये बातें इसलिए करता हूँ बिकॉज आई नो माई एजुकेशन सिस्टम। मुझे पता है कि आप जिस एजुकेशन सिस्टम से ग्रेजुएशन मास्टर्स करके निकले हैं, आई नो कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ आते हैं तो आपका लेवल क्या होता है मुझे पता है, ठीक है, और आपको लेवल कहाँ पे लेके जाना है वो भी मुझे पता है। तो दैट्स वाई मैं ये चीज़ें छोटी छोटी बता रहा होता हूँ, ठीक है, बिकॉज हम इस फेजेस से गुजरे हैं। बहरहाल तो एक बेटा बात यह है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस की राइटर बात करता है कि वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। दूसरी बड़ी प्यारी बात करता है, देखिए पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो आपको पता है कि एक दिन में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में फेजेस में हो रहे हैं। अब आप कहेंगे बच्चे के जहन में आता है जो नया बच्चा है खास तौर पे जिसका ताल्लुक जो है वो लाइफ साइंसेज से है। लाइफ साइंसेज से मुराद मैथमेटिक्स वाले, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, ये वाले, इनको नहीं पता क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर, गवर्नेंस में क्या हो रहा है। सोशल साइंसेज वालों को फिर भी पता होता है। तो उन बच्चों के जहन में आएगा कि सर ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर क्या पाकिस्तान में नहीं है? बेटा ये मैं आगे बता दूंगा आपको सारा कि इसके इलेक्शन क्यों अलग हो रहे हैं। मैं बस पहले मेन कंसेप्ट आपको दे लूँ, मेन पॉइंट्स आपको बता लूँ ताकि आपको पता हो कि आगे डिस्कस क्या होना है और उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद सारी बातें ये भी बता दूंगा। तो इलेक्शन इन फेजेस में वो कहता है कि पाकिस्तान यहाँ पर फेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं। राइटर कहता है कि फेजेस में पहली बात तो इलेक्शन होने नहीं चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी को सामने रखकर यानी कि 3 फेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं डिवीजन वाइज, ठीक है, पहले एक डिवीजन में होंगे, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। तो वो कहता है कि ठीक है कर लो इलेक्शन फेजेस वाइज, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि जब आप पहली डिवीजन का रिजल्ट अनाउंस कर देंगे ना तो जो विनिंग पार्टी है, जो विन कर रही है, फिर जो दूसरे लोग हैं वो यानी कि दूसरे फेज के ऊपर जो है वो असरअंदाज होगी, लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलेगी, जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलेगी। तो लिहाजा आप ये कर लें कि रिजल्ट अनाउंस ना करें, रिजल्ट इकट्ठा अनाउंस कर दें। ये
राइटर जो है, कंपनी जो डॉन एडिटोरियल वाली है, वो एक रिकमेंड करती है ये चीज, ठीक है। बहरहाल आगे जाके ये डेमोक्रेसी के साथ डाटा लिंक होगा, नेशनल इंटीग्रेशन के साथ लिंक होगा, कैसे होगा आई विल डिस्कस जब मैं एग्जाम डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। जो इसके अंदर राइटर ने लिखा है वो ये 2 बातें लिखी हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे बेटा, इससे पहले कि ये पूरी की पूरी जो डिटेल है कि राइटर ने इसमें लिखा क्या है, इसको डिस्कस किया जाए। सबसे पहले आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जिसकी बात हो रही है उसका पता तो होना चाहिए ना, तो इसमें हल्का सा टच दे के आपको समझा देता हूँ बेटा। ये यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है ऑरेंज लाइन में, ये आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कह लें, ठीक है। अच्छा, अब जब हम आज़ाद कश्मीर या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इसका मैं आपको 1 मिनट थोड़ा सा इसको आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दूं। हाँ, यहाँ पर बेटा ये वाला इस तरीके से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी 3 डिवीजन्स हैं यहाँ पर। तो पहले इलेक्शन जो है वो मुजफ्फराबाद में, देन जो है मीरपुर में, और देन जो है वो पूंछ के अंदर होंगे, ठीक है। इस तरीके से इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसके अंदर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, यहां तक हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर निकला कहां से और इसको नाम ये कैसे? बेटा इसके लिए फिर आपको कश्मीर का पता होना चाहिए। अब ये आपके सामने जो है ऑरेंज लाइन में ये कश्मीर है, ठीक है। यहां पर पाकिस्तान, इंडिया। अब ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए आ रहे हैं, जो बिल्कुल नए आए हैं, जो हमारे पहले वाले स्टूडेंट हैं उनको तो ये सारी चीजें क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, इसको अगर मैं आपको और ओपन किया जाए तो बेटा ये वाला जो कश्मीर है ये पाकिस्तान के पास है सारे का सारा, इसको हम मजार कश्मीर कहते हैं सारे को, ठीक है। और साथ में गिलगित बल्तिस्तान है, ये आगे एक और पिक्चर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये इंडिया के पास है। और ये जो है आपका सियाचिन, ये वाला जो है और ये वाला जो एरिया है ये है उसके पास, चाइना के पास, ठीक है। यहाँ से आप देखें ये गिलगित बल्तिस्तान है और ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है। एक पिक्चर और आपको दिखा देता हूँ, ये वाली बेटा, ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के पास एरिया है, ये ऑरेंज कलर में ये इंडिया के पास एरिया है, और ये सेक्शकाम वैली वाला और ये अक्साई चीन वाला ये चाइना के पास है। तो 3 कंट्रीज के पास कश्मीर है, ठीक है। अब इंडिया के पास जो कश्मीर है इसने उसके 2 हिस्से कर दिए हैं, 2 डिविजन्स कर दिए हैं, ठीक है। एक है जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख। अब पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है यहाँ पर इसकी 2 मेन जो है डिवीजन्स हैं, एक को हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं और दूसरे को हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। अगर आप यहाँ से देख सकें तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का बेटा है ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, और ये वाला जो है ये गिलगित बल्तिस्तान है। अब इलेक्शन हो रहा है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, आप देख सकते हैं ना, ठीक है। अब आपको आई थिंक सो जो इसकी लोकेशन है और उसकी ये चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात वही है, क्योंकि बेटा ये एक डिस्प्यूटेड कश्मीर का इशू, आपको पता है डिस्प्यूटेड इशू है, तो कश्मीर जो है वो ये सारे का सारा इशू है। यहाँ पर मैं एक जुमला बोल के आगे चलूंगा, वो ये है बेटा कि यूएनओ के अंदर हमारा ये केस अभी भी मौजूद है और ये सारे का सारा जो है ये डिस्प्यूटेड है। तो जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, और इसका फैसला यही जोर दिया जाता है कि रेफरेंडम करवाया जाए, तो रेफरेंडम यूएनओ ने कहा था यहाँ पर करवाओ, प्लेबिसाइड करवाओ, ताकि जो है लोगों की वोटिंग और पता चले किसने किसकी तरफ जाना है। तो इस वजह से फिर पाकिस्तान इस वेट में है कि वो दिन आए जब यहाँ पर प्लेबिसाइट हो, तो उस प्लेबिसाइट के अंदर जो है पता चल ये वाले जो एरियाज हैं ये भी पार्टिसिपेट कर सकें। तो पाकिस्तान जो है इसने इसको अपना कॉन्स्टिट्यूशनली अपने अंदर ऐड नहीं किया, बस इसको रन कर रहा है पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट इसको रन कर रही है। इसलिए जीबी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अलहदा से इलेक्शंस होते हैं, वहां पर अलहदा से गवर्नमेंट बनती है, उनका वज़ीर आज़म अलहदा से होता है। यहां तक क्लियर हो गया। यहां पर बेटा सिर्फ मैं एक बात और इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि आपको बेटा यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल का वर्ड नजर आ रहा होगा। अब आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब यहां से लेकर यहां तक जो है इसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं, एंड दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो कश्मीर है और इंडिया का जो कश्मीर है, इन दोनों के दरमियान जो लाइन है उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो बॉर्डर है। जो इधर समझ लें कि जो चाइना और इंडिया के कश्मीर वाला है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और वर्किंग बाउंड्री में ये है कि दूसरी तरफ इंडिया का कश्मीर है लेकिन इस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ कश्मीर नहीं है, इसलिए इसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। अगर आप देखें ना बेटा ये वाला इतना,
तो यहाँ पर पाक कश्मीर नहीं है, इस तरफ पाकिस्तान का एरिया है और इस तरफ जो है वो इंडिया का एरिया है, तो इसके लिए इसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। इन चीजों का भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं वापस अपने डिस्कशन के ऊपर। अब मैंने ये मेन आपको चीजें इसलिए बताई हैं ताकि आपको आइडिया हो सके। अच्छा, एक चीज और बेटा, अब वो चीज ये है कि आर्टिकल 370 के बाद, आर्टिकल 370 की बात इंडिया ने आर्टिकल 370 को खत्म किया और ये वाला जो इनके पास कश्मीर था इसको अपने कंट्रोल में कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया का हिस्सा बना लिया और इसके दो हिस्से कर दिए। ठीक है, इसके दो आप समझ सकते हैं, उन्होंने इसकी डिविजन्स कर दी, इसकी स्टेट्स बना दी। ठीक है ना। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपसे करूंगा, वो आपने कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई देना है कि ये किस साल ये काम होता है। आर्टिकल 370 जो सस्पेंड होता है किस साल, किस ईयर में, आपने सिर्फ ईयर लिखना है कमेंट सेक्शन में, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने आंसर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दोबारा अपने डिस्कशन के ऊपर। वो कहता है 3 फेजेस में 28 को मीरपुर डिवीजन के अंदर जो है वो इलेक्शन जुलाई को हुए। ठीक है। उसके बाद 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में होंगे, 10 अगस्त को पूंछ के डिवीजन में होंगे। तो ये है शेड्यूल इलेक्शंस का। दो बातें जिस तरह मैंने की, पहली बात ये है कि फेज 1 का रिजल्ट जो है वो कहता है आपको अनाउंस नहीं करना चाहिए। जो कब हुआ है, जो 28 जुलाई को हुआ है, आज 29 जुलाई है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट आपको अनाउंस नहीं करना चाहिए। क्यों अनाउंस नहीं करना चाहिए? इससे क्या होगा, इन्फ्लुएंस करेगा वोटर्स को। ज़ाहिर जो पार्टी जीतती है लोग उसकी तरफ जाते हैं। सेकंड, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अगर करवाए जाते हैं तो जो पावर में जिनकी यानी कि जिनकी पावर बनती है, जिनकी सीट बनती है, जिनकी गवर्नेंस गवर्नमेंट बनती है, उनको पावर दी जाए, तो काफी हद तक ये सोल्यूशन है किसका, जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम है उसका। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान में। फिर वही बात आ जाती है कि एलिगेशंस जो हैं, ट्रस्ट डेफिसिट हमारे सामने है। पीटीआई ने बाइकाट कर दिया है, उसने कहा मैं इलेक्शंस यानी कि इलेक्शंस का बाइकाट कर दिया है, उसने कहा कंडीशंस अच्छी नहीं है वहां पर। फिर जेएएसी जो जमात वहां पर बनी थी जो आज़ाद कश्मीर की, उसको क्या किया गया है, बैन किया गया, जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी पिछले कुछ दिनों में, और उसके साथ साथ जो उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनकी जगह थे उनको भी बैन कर दिया गया है। यहां पे सिर्फ एक बात है, वो आपके एग्जाम से रेलिवेंट है। अब ये लेक्चर आप जब भी सुने ये हमेशा रेलिवेंट टू एग्जाम रहेगा। कैसे? अब मैं आपको आगे बताता हूं। अब ये जो चीज इसने लिखी है ना, यही हमारे जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे उसमें हुई थी। उसमें इन्होंने पीटीआई को बैन किया, उसका जो था पीटीआई का सिंबल, उससे जो बैट था वो ले लिया। फिर लोगों को किस तरीके से, सारी एक स्टोरी आपके सामने है, सेम एज इट इज। जो अब जमात वहां पर इनको लग रही है कि ये दैट कैन क्रिएट अ डिफरेंस, तो उसका भी यही हाल हुआ है। ठीक है। तो बाकी फिर वही बचती हैं नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर वो उसका क्या करेंगे, वो पावर्स में आएंगे। अब क्योंकि बेटा हमने देने हैं एग्जाम, तो वी शुड गो टुवर्ड्स एग्जाम, कि हमारा फोकस एग्जाम है, हमारा फोकस कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है यहाँ पर कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो अब एग्जाम पर्सपेक्टिव में इसको हम डिस्कस करते हैं। अब आपने समझना है कि बेटा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कब होती है? जब डेमोक्रेसी का पहला स्टेप है इलेक्शंस जो हैं वो फ्री और फेयर हों। ठीक है। जब इलेक्शंस फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होंगे, मतलब कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी लीडर जीतेगा वो पावर में आके बैठेगा। जब वही बंदा जो जीतता है वो पावर में आके बैठेगा, तो फिर किसी को कोई एतराज, कोई नहीं एतराज होगा। लेकिन होता क्या है कि यू नो वेरी वेल, रिगिंग होती है इलेक्शंस के अंदर। ठीक है। और उसकी रीजंस वही पाकिस्तान जब से बना है वही है कि नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की इंटरफेरेंस।
उसका रिजल्ट क्या आता है कि जो लोग हकदार नहीं हैं वो आकर सीट पे बैठते हैं, ठीक है। और उसका रिजल्ट ये आता है कि लीडरशिप के आपको क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं। जब लीडरशिप के क्राइसिस होते हैं, एक तो ये रिजल्ट आता है, दूसरा रिजल्ट ये आता है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो अवाम है वो क्या करती है, वो खुश नहीं होती, वो प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही रहती है, यानी कि जो पावर में है वो भी काम नहीं कर पाते और अपोजिशन वाले आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, पुअर पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है। ज़ाहिर है जब आप मेरिट पे नहीं आए तो आप किसी को मेरिट पे लगाएंगे भी नहीं, कोई और काम भी आप मेरिट पे नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी, इकोनॉमी के क्राइसिस भी हमारे सामने आएंगे। तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान है या कोई भी दुनिया का हिस्सा है, कोई भी मुल्क है, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि अवाम डिस्टर्ब होगी। जब अवाम डिस्टर्ब होगी तो अवाम की डिस्टर्बेंस को कैश करवाएगा कौन, जो आपका एनिमी है, वो कोई भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा, फिर और ज्यादा समझ लें कि मिसट्रस्ट पैदा होगा, और ज्यादा स्टेट और पीपल के दरमियान गैप बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, फिर मुल्क टूटेंगे, नेशनल डिसइंटीग्रेशन होगी, ठीक है, और फिर क्या होगा, तबाही होगी। तो ये एक ऐसा सर्कल है, ऐसी चेन है जो कई सालों से पाकिस्तान में चल रही है। तो मैं अब आपको सिंपल एग्जांपल यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। आप सारे कंप्यूटर एग्जाम के बच्चे हैं। अब एक बच्चा जो है वो मेहनत करके मेरिट पे आके बैठता है सीट पे, और एक जो है वो सिफारिश या रेफरेंस से आके सीट पे बैठता है। तो जो मेरिट पे बैठा है उससे कुछ आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि अगर मे बी उसकी तरबियत अच्छी है, वो मैन ऑफ प्रिंसिपल है, तो मे बी वो करप्शन ना करे, मे बी वो सिस्टम के अंदर मिक्स ना हो, और इंडिविजुअल वो अपनी पर्सनालिटी को लेकर चले। कुछ आप उससे तवक्का कर सकते हैं। ये अलहदा बात है कि हो सकता है वो भी सिस्टम के अंदर मिक्स हो ही जाए, बट यू कैन, देयर इज अ चांस, देयर इज अ होप। लेकिन दूसरी तरफ जो आया ही सिफारिश पर है, जो मेरिट पे आया ही नहीं है, जो आया ही रेफरेंस के साथ है, उससे तो आप 1% भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मेरिट पे कुछ करेगा। जब वो रेफरेंस से आया है तो वो भी दूसरों के काम रेफरेंस वाले सारे करेगा। तो इस तरीके से इसको बड़े पैमाने पर आप लीडरशिप की तरफ ले जाएं, छोटे पैमाने पर आप इस तरीके से डिस्कस कर लें। तो इससे होगा क्या, इससे होगा रिजल्ट यही, नुकसान होगा किसका, सिटीजन्स का, रिसोर्सेज का जो कंट्री के हैं। जो अच्छी लीडरशिप नहीं होगी, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, अच्छे फैसले भी नहीं कर पाएंगे, और उससे क्या होगा, इकोनॉमी की जो है वो भी क्राइसिस हमें फेस करने पड़ेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी, और बाकी सारी चीजें आप देख ही रहे हैं, ठीक है। फिर वही होगा, एक सड़क बनाने आएगा, दूसरा आके खोदेगा, उसमें पाइप डालेगा पानी का, तीसरा फिर आएगा उसको खोदेगा, उसमें गैस का पाइप डालेगा, तो फिर यही होगा, ठीक है ना। तो बहरहाल अब आप लोग पेपर की तरफ आते हैं। ये मैंने जितनी बातें बेटा बोली हैं, ये चीजें कभी भी पुरानी नहीं हैं। व्हेनेवर आप एग्जाम में बैठते हैं, आप डेमोक्रेसी के ऊपर बात करते हैं, आप पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों कमजोर है, पहला मेन पॉइंट आप लिखें, इलेक्शन जो है कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो एक कमजोर बॉडी है, ठीक है। उसे आपको एम्पावर करने की जरूरत है। वो इतनी कमजोर है कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा ही नहीं पाती, ठीक है ना। तो ये आपका मेन एक पॉइंट है, जड़ है। उसके बाद फिर आगे और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा नेशनल डिसइंटीग्रेशन के ऊपर अगर आप बात कर लेते हैं, गवर्नेंस क्राइसिस के ऊपर आप बात कर लेते हैं, इकोनॉमी के क्राइसिस, तो ये सारी जगह पे बेटा ओवरलैप करती हैं चीजें। लीडरशिप का वर्ल्ड बेटा एक ऐसा वर्ल्ड है, आप ये एक यूनिवर्सल पॉइंट है, लीडरशिप लिख के रख लें। पॉलिटिकल इश्यूज के डिस्कशन है, लीडरशिप, विल ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप की विल के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो लीडरशिप की विल तो तब होगी ना जब लीडर खुद मेरिट पे आया है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने अपने एग्जाम को सामने रख कर इनको डिस्कस करना है, ठीक हो गया जी। तो ये आपका हो गया डिस्कशन वाला इस टॉपिक का। स्टील वर्नर नेबर इकोनॉमी को डील करेगा, इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो डायरेक्टली इकोनॉमी को डिस्कस करेंगी। तो सेम एज इट इज लिखा क्यों, बात क्या है, बात सिर्फ ये है
कि ये यस्टरडे का अगर आप पढ़ते तो उसमें ये था कि इंटरेस्ट रेट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि मैं उसको इंटरेस्ट जो रेट है उसको चेंज नहीं करूंगा, वो 11.5% के ऊपर ही रहेगा। अब इसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये इसको कम करेगा। कम करने से जो बिजनेसमैन क्लास है उसको क्या होता है, समझ लें कि बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी ये कंसेप्चुअल है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, ये कंसेप्ट है इसके अंदर, वो कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, दो कंसेप्ट, बल्कि दो काफी कंसेप्ट हैं, लेकिन मैं इसको बड़ा सिंपलीफाई करके आपको समझाऊंगा। पहले तो ये है कि यहां पर आपके साथ डिस्कस होगा इंटरेस्ट रेट होगी और इन्फ्लेशन, महंगाई को कहते हैं। इंटरेस्ट रेट सादा अल्फाज में सूद को कहते हैं। इन दोनों का आपस में तल्लुक क्या है, इनका आपस में क्या लिंक क्या है, ये यहां इस लेक्चर में आपको ये भी समझ आ जाएगा। फिर दो पॉलिसीज हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। ये दोनों क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये पॉलिसीज का तल्लुक इसके साथ किस तरीके से है। और ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, द वेरी बेसिक क्वेश्चन अबाउट इकोनॉमी। सेकेंडली, ये बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट रेट का लिंक विद इन्फ्लेशन। ठीक है ना। अब जब ये इन कंसेप्ट्स का आपको पता होगा, देन जो है आप समझ सकेंगे कि ये महंगाई क्यों हो रही है, क्यों इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, क्या हो रहा है, इकोनॉमी किधर को जा रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये समझ ले जड़ें हैं इनकी। तो इसको पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये मैं ये डिस्कस करूंगा पहले, फिर ये डिस्कस करूंगा। जब ये दोनों को डिस्कस कर लूंगा ना, तो फिर ये डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर राइटर ने क्या लिखा है। लिखा उसने यही है, लेकिन उसने अपने हिसाब से लिखा है, तो मैं आपको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा, तो फिर आपको इसका ये जो रिटर्न मटेरियल है समझ आएगा। तो चलते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। पहले तो आप ये समझ लें कि इकोनॉमी को चलाने के लिए जो दो मेन पॉलिसीज होती है ना, वो यही दो हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी है और एक फिस्कल पॉलिसी है। अब इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस समझना है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस, फंक्शंस भी समझाऊंगा, सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो बैंक बनाता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस। मॉनेटरी पॉलिसी बैंक बनाता है, कौन सा बैंक, उस मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा सेंट्रल बैंक है। इसी तरीके से हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है, नाम उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री। ठीक है ना, किसी ने रिजर्व बैंक रखा होता है, किसी ने सेंट्रल बैंक, जो भी उनका नाम है। ठीक है, तो पाकिस्तान का यहां पर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। दूसरा फिस्कल पॉलिसी, जो उस मुल्क के अंदर गवर्नमेंट है, जिसके पास पावर है, वो बनाएगी फिस्कल पॉलिसी। हो गया बेटा समझ। अब आगे मॉनेटरी पॉलिसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दोनों को बल्कि डिस्कस आगे ये मेन चीज होगी कि कौन किसको डील करेगा। अब आ जाते हैं कि क्या डील करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है। तो पहले आ जाती है फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है। जैसे अमेरिका के अंदर जैसे ये ली गई है, तो ये कांग्रेस है वहां पर, ठीक है, पावर में। इसमें सादा है, इसमें सादा ये है कि जैसे बजट बनाना, ये होता है फिस्कल पॉलिसी। अब बजट जिस हर साल पेश किया जाता है कि इस साल कितने पैसे कहां से इकट्ठे किए जाएंगे और कितने पैसे कहां पर खर्च किए जाएंगे। सो स्पेंडिंग और टैक्सिंग, पैसा लेना और पैसा खर्च करना, ये दो चीजें जो हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर डिस्कस की जाती हैं, बनाई जाती हैं। हो गया क्लियर जी, इसको अब साइड पे कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि बैंक बनाता है। जैसे अमेरिका के अंदर फेडरल बैंक है, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अब ये जो पॉलिसी होती है इसके अंदर भी काफी चीजें होती हैं, लेकिन मेन वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को बैंक जो है वो देखेगा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या कम करना है।
अब ये क्यों करेगा? क्योंकि इसका लिंक है इन्फ्लेशन के साथ, इसका लिंक है बिजनेस के साथ, इसका लिंक है सबके साथ इंटरेस्ट रेट का। ये लिंक कैसे है ये इसके बाद डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है या कम करना है, ये स्टेट बैंक जो है वो डिफाइन करेगा अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। ये चीज मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती है। उसके बाद जो सिक्योरिटीज हैं, जो बॉन्ड्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, उनको सेल करना है या बाय करना है, ये फैसले भी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू किए जाते हैं। अब इस फिस्कल पॉलिसी का और इस मॉनेटरी पॉलिसी का जो गोल होता है वो क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम की जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, इन्फ्लेशन जो है उसको कम किया जाए, जो महंगाई है, इकोनॉमी जो है उसको स्टेबल किया जाए। ठीक है ना? तो ये इन दोनों का गोल यही होता है, लेकिन तरीका दोनों का डिफरेंट होता है, बांटा हुआ है। हो गया क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी? अब ये हमने डिस्कस कर लिया, आपको समझ आ जाए होगा कि इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो क्या किया जाता है, स्टेट उस मुल्क का बैंक बनाता है, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट को चेकआउट किया जाता है और साथ में उसके बॉन्ड्स वगैरह को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो दूसरी चीज मैंने आपके साथ की थी कि अब इसके बाद जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को किया जाता है, तो इंटरेस्ट रेट का अब इन्फ्लेशन के साथ लिंक क्या है, अब ये देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। बेटा, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है और इन्फ्लेशन भी कम हो जाती है। ये बड़ी गौर से समझने वाली बात है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन जब इन्फ्लेशन कम होगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। ये गौर से सुन लें, ठीक है? सेकेंडली, जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट को आप कम करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। देख रहे, उल्टा इनका लिंक आपस के साथ, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ेगी। ये तीनों चीजें आपने समझ लेनी है कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी की ग्रोथ, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बहुत सिंपल करके समझा दूंगा। चलें जी, अब आ जाते हैं पहले पॉइंट के ऊपर कि इंटरेस्ट रेट हमने कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट हमने कम कर दिया तो उससे क्या होगा? जब हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो उससे ये होगा कि जो बिजनेसमैन लोग हैं वो बैंकों से पैसा लेंगे अपना कारोबार लगाने के लिए, बैंकों से पैसा लेंगे और अपना कारोबार लगाएंगे। एक चीज ये हो गई, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जब वो अपना कारोबार लगाएंगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, जाहिर है वो चीजें बनाएंगे, सेल करेंगे, बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो ग्रोथ होगी। अच्छा, हो गई। फिर महंगाई भी होगी। महंगाई कैसे होगी? महंगाई दो तरह से होगी। एक तो ये हो जाएगा कि मार्केट के अंदर चीजें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। सेकंड चीज, लोगों के पास पैसा भी ज्यादा आ जाएगा, लोगों की खरीदारी भी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं ये कैसे होगा। देखें, आप लोगों ने इंटरेस्ट रेट को कम किया, जैसे ही आपने इंटरेस्ट रेट को कम किया लोगों के पास पैसा आया। आम लोगों के पास कर्जा, जैसे बेटी की शादी करनी है, ले लो कर्जा, कर्जा ले लिया, कर्जा लेके शॉपिंग करने चले गए, लग्जरीज आइटम्स की तरफ चले गए। जब वो शॉपिंग करने जाएंगे तो फिर क्या होगा? मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया है। जब डिमांड बढ़ेगी तो चीजें महंगी हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा? चीजें फिर महंगी हो जाएंगी। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। समझ आ रही है? और इसके साथ इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी? जैसे मैंने पहले बता दिया कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट आप कम करेंगे तो बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? यूनिट्स लगाएंगे, चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे, तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी। तो इस तरीके से ये चीजें होंगी। दूसरी तरफ अगर अपोजिट कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट हाई कर देते हैं,
तो हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर फिर क्या होगा, बिजनेसमैन पैसा नहीं लेगा, जब पैसा नहीं लेगा तो यूनिट नहीं लगाएगा, जब यूनिट नहीं लगाएगा तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरी तरफ जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो गरीब इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली वाला है वो पैसे लेने की बजाय पैसे जमा करवाएगा बैंक में कि मुझे अर्निंग ज्यादा हो, तो ज्यादा पैसे उसने बैंक में रखवा दिए, अब उसके पास खर्च करने के लिए नहीं है तो वो खर्च करने मार्केट में नहीं जाएगा, चीजों की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। जब डिमांड कम हो जाएगी तो महंगाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल है ना। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में इंटरलिंक करते हैं, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन। होप आपको क्लियर हो चुका होगा, अगर स्टिल नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि लेक्चर में फिर कहीं आएगा तो उसी एंगल से दोबारा से डिस्कस कर लिया जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों चीजें कंसेप्ट्स हो गए, अब आ जाते हैं इसके अंदर। अब इसको जो उसने लिखा है ना, उसने यही लिखा है कि इंटरेस्ट रेट 11.5% पे ही रखा है। बेटा कभी ये 22% के भी ज्यादा था पिछले सालों में, ठीक है ना। तो अभी ये 11.5% पे आ चुका है। अब बिजनेसमैन कहता है और कम हो जाए, क्यों कम हो जाए, जितना कम होगा मैं उतने ज्यादा पैसे ले लूंगा, मुझे उतना ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, मैं उतने ज्यादा यूनिट्स लगा लूंगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन स्टेट बैंक ने इन्फ्लेशन भी देखनी है। अब इसमें राइटर जो मेंशन करता है वो मिडल ईस्ट के क्राइसिस मेंशन करता है कि क्यों नहीं कर रहे कम वो इसलिए नहीं कर रहे कि भाई मिडल ईस्ट के अंदर जंग लगी हुई है, एनर्जी सप्लाई जो है किसी वक्त भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो उससे क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आ सकती है। जब एनर्जी महंगी आएगी तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी, एनर्जी महंगी आएगी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है आपको पे करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, वो आपके कम हो जाएंगे। अभी जो पाकिस्तान के पास अर्निंग के सोर्स बेटा दो ही हैं मेन सोर्स। नंबर 1 आप जो डेट लेते हो, कर्जा लेते हो, नंबर 2 जो आपकी रेमिटेंस है, रेमिटेंसेस जो आपके ओवरसीज भाई भेजते हैं, बाकी जितनी आप एक्सपोर्ट करते हो उससे ज्यादा तो आप इंपोर्ट कर लेते हो। असल कमाई का ये सोर्स होना चाहिए, जब तक आप यहां पर नहीं ना आते आपकी इकोनॉमी जो है वो मजबूत नहीं हो सकती। नो देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स आल्सो जो इन्वॉल्व होंगे आपकी इकोनॉमी को मजबूत करने में। तो बहरहाल राइटर कहता है कि मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए हम लोग इसको, स्टेट बैंक ने इसको ऊपर नहीं किया। अब अगली बात वो कहता है कि आप लोग सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ना रहें, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आपको चाहिए कि आप और भी काम करें, फिस्कल पॉलिसी की तरफ भी जो है वो आप लोग कोशिश करें। अब इनके अंदर वही चीजें हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस कर दी हुई हैं। अब मैं जो मेन चीज है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं, वो ये वाली है, हाँ, कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी को बेहतर करना है तो टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर करें, इसको इक्विटेबल करें। एनर्जी जो है उसको आप लोग जो आपकी ग्रीन एनर्जी की तरफ लेकर आए, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाएं, जो इंपोर्ट और एक्सटर्नल बोरिंग है उसको कम करें, ठीक है ना। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ आप काम करें, यानी कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। बाकी इसके अंदर जो उसने यही कहा कि 11.5% है और मिडल ईस्ट का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इकोनॉमी कमजोर है, तो स्टेट बैंक, गवर्नमेंट, मिडल ईस्ट, ऑल प्रोड्यूसर्स जो हैं और ग्लोबल फाइनेंसिंग मार्केट, ये मेन एक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं यहाँ पर। और पाकिस्तान इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर आपको पता है कि डिपेंडेंट है, अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान का बिल बढ़ जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। तो बाकी वो वही बात करता है कि मिडल ईस्ट की जंग के जो साउथ एशियन इकोनॉमीज हैं उसके ऊपर किस तरीके से असरात होंगे। असरात बेटा उसी तरीके से होंगे कि एनर्जी जो है उसकी जब प्राइजेज जो हैं वो बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा, सारा ही डिस्टर्बेंस होगा। अब आपको पता है कि एनर्जी क्या है, एनर्जी से ही सारा कुछ आप बना रहे हैं। फैक्ट्रियां आपकी एनर्जी पे चल रही हैं, गाड़ियां आपकी, ट्रांसपोर्ट का सारा सिस्टम आपका एनर्जी पे चल रहा है, पावर जनरेशन में एनर्जी यूज हो रही है। तो अल्टीमेटली जब एनर्जी महंगी होगी तो आपकी जितनी भी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो सारी महंगी हो जाएंगी, उससे इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो ये कुछ चीजें थी। बाकी जो मेन इसका मैं आपको लेके जाता हूं पेपर की तरफ, तो पेपर में बेटा इकोनॉमी इज द मेन पॉइंट। बाकी ये नीचे वाले थे कंसेप्ट्स जो मैंने आपके साथ, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का आपस में लिंक, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या होती है ये मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी मिडिल ईस्ट के क्राइसिस जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को, किस तरह से कि मिडिल ईस्ट में ज़ाहिर है एक सप्लाई चेन बनी हुई है, वहाँ से चीज़ें आ रही हैं, ऑयल आ रहा है पाकिस्तान में, जब वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी तो ऑयल जो है
वही डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल चलेगा, ऑयल एक्सपेंसिव हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी फिर एक्सपेंसिव हो जाएंगी, इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगी। तो ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में है। आपको यहाँ पर पेपर पर्सपेक्टिव में यही चीज़ कहनी है कि पाकिस्तान को अपनी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ फिस्कल पॉलिसी की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। फिस्कल पॉलिसी आ जाती है गवर्नमेंट वाली साइड, उसके अंदर आपने कहना है कि पाकिस्तान को इक्विटेबल टैक्सेशन निज़ाम जो है वो लाने की ज़रूरत है। या यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं आपको शो करवा देता हूँ, ये बड़ी जो है चीज़ लिखी, प्यारी लिखी हुई है। सस्टेनेबल ग्रोथ जो होती है, यानी कि जो कंटिन्यू ग्रोथ होती है, वो कैसे होगी? इंक्रीज करें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आए, एम्प्लॉयमेंट जो है उसको पैदा करें। ठीक है ना? ये नहीं है कि एक और बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लेने चले जाएं, एक और आप लोग जो है वो कर्जा लेने जाएं। तो आपने ये रिकमेंडेशंस जो हैं वो देनी है कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेकर आई जाए। ठीक है ना? तो इस तरीके से इक्विटेबल टैक्सेशन का जो निज़ाम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, एफबीआर के अंदर से करप्शन को खत्म किया जाए, उसको डिजिटलाइज किया जाए। तो बाय दिस वे बेटा आप लोग इकोनॉमी के टॉपिक के अंदर व्हेन एवर यू डिस्कस इकोनॉमी के अंदर ये पॉइंट्स आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। गार्डनिंग द पास्ट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जाम रेलिवेंट सिर्फ एक ही पॉइंट है। हुआ ये है कि 513 जो स्मगल की हुई आपकी हिस्ट्री से रेलिवेंट चीज़ें थी, जो मंजो दौड़ा और ये गंदारा सिविलाइजेशंस की थी, वो आपको रिटर्न की गई हैं, अमेरिका से वापस आपके मुल्क में भेजी गई हैं। राइटर यहाँ पर ये पॉइंट उठाता है कि ये जो तारीखी चीज़ें हैं इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इतनी एक्सपेंसिव हैं, तो मेन क्वेश्चन तो ये है कि ये वहाँ पर चली कैसे गई? क्या हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर है कि हमारे म्यूज़ियम से चोरी होकर चीज़ें वहाँ पर चली जाती हैं? तो हमें इनको बेहतर करने की ज़रूरत है सिस्टम को। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में बेटा अगर मैं बात करूँ तो आप इसको टूरिज्म की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म का है, जैसे रिलीजियस टूरिज्म है। तो रिलीजियस टूरिज्म जैसे सिख हमारे मुल्क में आते हैं, ठीक है, उससे पाकिस्तान अर्न भी करता है और सॉफ्ट इमेज भी पाकिस्तान का जाता है। सेकंड, तो दूसरा आपका हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं उसका टूरिज्म पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। ठीक है, यहाँ पर मुगल्स के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं और बहुत पुरानी हिस्ट्री है हमारी। तो इन चीज़ों को अगर वेल ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। जिस तरीके से हमने तुर्की का डिस्कस किया था एक ओपिनियन के अंदर कि किस तरीके से तुर्की जो है टूरिज्म से बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। ठीक है, जिसके अंदर हमने फिर ये डिस्कस किया कि आपको जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके थ्रू जो है अपना प्रमोट करना पड़ेगा। सेकेंडली, वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो और आसान वीज़ा आपको बनाना पड़ेगा। थर्डली, फिर आपको इन एरियाज तक जो असेस है, जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, सिक्योरिटी, सेकेंडली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा और वहाँ पर स्टे करने के लिए अच्छी जो है आपको इन्वायरमेंट पैदा करनी पड़ेगी ताकि लोग आएँ और वहाँ पर स्टे करें। देन फिर आपके मुल्क में आना जाना लगेगा और ये आपकी इकोनॉमी के लिए एक अलहदा से एक फील्ड ओपन हो जाएगी जो आपको बेनिफिट्स देगी। तो फॉर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बेटा आप टूरिज्म को भी पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि टूरिज्म एक ऐसी फील्ड है जिसको अगर हम एक्सप्लोर करें तो हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप तुर्की की एंड मैनी अदर कंट्रीज की एग्जांपल दे सकते हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो टूरिज्म से ही अर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जैसे मैंने अभी आपके साथ मेंशन किए। ठीक है, तो बेटा ये थे एडिटोरियल्स का लेक्चर और अब आपने क्या करना है, जिसने लेक्चर पूरा सुना है वो कमेंट में बताए कि उसने पूरा सुना है ताकि हमें भी आइडिया हो कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कोई रिवार्ड तो हमें मिल रहा है ना उसका। चलो कम से कम इतना ही मिल जाए कि कोई स्टूडेंट्स कंप्लीट लेक्चर सुन रहा है। बाकी आप पेन ग्रेविटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पर काफ़ी जो कोर्सेज हैं वो फ्री भी हैं, तो जो फ्री वाले हैं आप वो सुन लें। ठीक है, बाकी जो पेड हैं उसमें अगर आप समझते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, अदरवाइज ऑलवेज वेलकम। और आज के लिए इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।